आज इस चैनल पर 12th क्लास का हिस्ट्री का आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस वीडियो के लिए जो कंटेंट तैयार किए गए हैं वो विशुद्ध रूप से एनसीईआरटी की जो किताब है उससे लिया गया है। अतः छात्रों से एक अनुरोध और उनको एक सलाह भी होगी कि वो जब वीडियो देखें तो उसके बाद निश्चित तौर पर एनसीईआरटी की किताब एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो बातें आप पढ़ेंगे और जब आप वीडियो देखेंगे वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सलाह को मानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले इसके जानकारी के स्रोत यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आखिर हम जानते कैसे हैं। इतिहास चूँकि एक बीती हुई समय की कहानी है और उस समय को जानने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत होते हैं। हड़प्पा सभ्यता इतिहास के प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य इतिहास कालखंड से जुड़ा हुआ है। प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास इतिहास का वह कालखंड है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, रिटन एविडेंस प्राप्त तो हैं, बट अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस प्रकार का जो कालखंड होता है उसको इतिहास में आद्य इतिहास के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी आद्य इतिहास कालखंड से संबंध रखती है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमारी जानकारी के स्रोत हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत वैसे बहुत सारे होते हैं और जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको अभी 5 पुरातात्विक स्रोत दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा भी आपको स्रोत दिखाई देंगे। चूँकि वीडियो बनाते वक्त जो कंटेंट आपको दिया गया है वो आपके बुक से सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि जब आप वीडियो को देखें और किताब को पढ़ें तो आपको सिमिलरिटी, वो जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको वहाँ पर वही चीज़ों को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अगर यहाँ पर देखें आपको 5 पुरातात्विक स्रोत दिखाई दे रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत जब हम कहते हैं इसका सीधा अर्थ ये है कि प्राचीन समय की जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं या तो खुदाई के द्वारा या खोज के द्वारा, उन वस्तुओं से हम क्या जान पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको 5 पुरातात्विक स्रोत हैं। एक एक कर अगर हम इनको डिस्क्राइब करने का प्रयास करें, वर्णित करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले देखिए ये एक प्रकार का मुहर है। ये हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ एक मुहर है। इस मुहर से हम क्या क्या जान सकते हैं। कोई भी पुरातात्विक स्रोत हमें बहुत तरह की जानकारी देते हैं। अगर हम मुहर की सिर्फ बात करें, जैसे सबसे पहले तो मुहर के बारे में ये जान सकते हैं कि वह मुहर किस चीज़ का बना हुआ है। अगर वह किसी धातु का बना हुआ है तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय के लोगों को उस एक पर्टिकुलर मेटल या धातु का ज्ञान था। जैसे अगर तांबे का बना हुआ हो, चांदी का बना हुआ हो, तो हम कहते हैं कि उन्हें उस चीज़ का ज्ञान था। इसके अलावे मुहर बनाने की तकनीक, तो हमें उनके तकनीकी कौशल, जो उनके स्किल हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से मुहरों पे कई तरह के चित्र वगैरह उकेरे हुए होते हैं। उन चित्रों को देखकर हम कई चीज़ें अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अगर हम इस मुहर में देखें, हमें यहाँ पर एक जानवर दिखाई दे रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि ये जानवर का ज्ञान उन लोगों को था, और तो और ये जानवर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी वो इस जानवर का अंकन अपने मुहरों पर कर रहे हैं। उसी तरह से मुहरों पर हमें ये आप लिपि देख सकते हैं। ये कुछ लिपि है। वैसे भी सिंधु सभ्यता की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, परंतु ये कोई ना कोई लिपि है। हो सकता है भविष्य में हम इसे पढ़ लें। उसी तरह से अगर आप दूसरे मुहर को भी देखें, इस पर भी एक अलग तरह का जानवर का चित्र है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता की ही ये विशेषता है यह जानवर, क्योंकि यह एक सिंगी जानवर है। आप देख सकते हैं इस जानवर के सिर्फ एक सिंग है। उसी तरह इस पर भी आपको कुछ लिपियां लिखी गई हैं।
आवास, आवास से हम क्या समझ पाते हैं? आवास, आप किसी भी शहर या गांव में जाते हैं, आप घरों को देखकर एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस आदमी की आर्थिक हैसियत क्या होगी। अगर बड़ा घर है तो आप कहते हैं कि इस घर के मालिक की आर्थिक हैसियत बहुत अच्छी होगी। छोटा घर है, झोपड़ी नुमा है, तो आप कहते हैं कि इस आदमी के घर के माली हालत अच्छी नहीं होगी। तो एक तो सामाजिक स्थिति का पता लगा लेते हैं। दूसरा, घर बनाने की जो एक वास्तुकला होती है, आर्किटेक्चर जो उसका होता है, वो किस तरह का ज्ञान उस समय के लोगों को था, ये हमें पता चल पाता है। उसी तरह से घर बनाने में प्रयुक्त होने वाले मटेरियल्स जैसे ईंट वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों को क्या ज्ञान था, समाज कैसा था। आगे अगर हम चले, मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, बर्तन भी हमें कई तरह की जानकारियाँ देते हैं। पहले तो बर्तन बनाने की तकनीक, बर्तन बनते कैसे थे, पक्की मिट्टी के बने हुए हैं या कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, तो क्या उन्हें मिट्टी पकाने की कला का ज्ञान था, ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत सारे बर्तनों पर कई तरह के चित्र उकेरे हुए मिलते हैं, उन चित्रों को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों का ज्ञान था। कुछ बर्तनों पर आपको ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई देंगी, उन ज्यामितीय आकृतियों से हम अनुमान लगाते हैं कि उन्हें किस किस प्रकार की आकृतियों का ज्ञान था। उसी तरीके से अगर वो रंगे गए हैं तो उनको रंग का, इस तरह के रंग का ज्ञान था। बर्तन के आकार प्रकार भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं, बड़े घरों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई डिफरेंट टाइप के क्रॉकरीज दिखाई देंगे। अगर आप किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के उनके जो बर्तन हैं वो कुछ आपको अलग तरह के दिखाई देंगे। तो बर्तन भी कहीं ना कहीं हमको सामाजिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको कुछ बर्तन बने हुए हैं। ये कुछ अच्छे किस्म के बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। बर्तन के इस्तेमाल, अगर किसी बर्तन में कोई अनाज के दाने वगैरह मिल गए तो और भी कई तरह की जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। इसके बाद उस समय के आभूषण, आभूषण क्या बताते हैं? आभूषण निश्चित तौर पर एक सामाजिक स्थिति को तो दर्शाते ही हैं। दूसरा, आभूषण बनाने की तकनीक, यानी हम उनके तकनीकी विकास या उनके तकनीकी कौशल को जान पाते हैं। आभूषण बनाने में किस प्रकार की धातुओं का या किस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, वो हम जान पाते हैं। ऐसा कोई पत्थर या धातु जो उनके आसपास मौजूद नहीं है, फिर भी अगर हमें उन धातुओं का कोई आभूषण दिखाई देता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस धातु को किसी दूसरी जगह से मंगाते होंगे। इससे हमें उनके व्यापार के बारे में पता चल पाता है। इसी तरीके से अगर आगे देखें, औजार और हथियार, ये हमें क्या बताते हैं? औजार या हथियार ये जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस समय के, जैसे ये आप औजार जो देख रहे हैं, हो सकता है कि ये कृषि में प्रयोग किए जाते हों। तो जो औजार मिलते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, आज के औजारों से सिमिलरिटीज़ ढूंढते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उन औजारों का इस्तेमाल कैसा होता होगा। सिंधु सभ्यता के कृषि के बारे में जो हमारी जानकारी के साधन है, उसमें कहीं ना कहीं औजारों का एक विशेष महत्व है, क्योंकि औजारों के माध्यम से हमने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि उन समय में कृषि किस प्रकार से की जाती थी। और तो और सिंधु सभ्यता को ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। इसके पीछे देखिए कारण क्या है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो हथियार मिले हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। इससे इतिहासकार जो है, पुरातत्वविद जो है, वो अनुमान लगाते हैं कि उस समय का जो समाज था वो शांति प्रिय था, वो हिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए हथियारों का जो जखीरा है या जो हथियार मिले हैं काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं। यहाँ आप कुछ हथियारों को देख सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पूरा तात्विक वस्तुओं से हम एक इतिहास का निर्माण कैसे कर पाते हैं, इस समझ पर आधारित है। और इस बात को समझाने के क्रम में हड़प्पा सभ्यता को भी, आपको एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। तो आइए चलते हैं, अब चलते हैं सीधे सभ्यता के नामकरण पर। आखिर इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? तो सभ्यता के नामकरण का कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जब
पुरातत्वविद या किसी भी सभ्यता के जब नामकरण की बात आती है तो सबसे पहले एक जो मान्य परंपरा है पुरातत्व विज्ञान में वो ये कि अगर जो पहला स्थल खोजा गया या खुदाई हुई है तो उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को अगर हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल हमारी जानकारी में आया वो था हड़प्पा नाम का स्थल, इसलिए इसके हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, परंतु बाद में धीरे धीरे जब खुदाई व्यापक तौर पर होने लगी तो ऐसा देखा गया कि आज वर्तमान में जो सिंधु नदी है उसके आसपास यानी उसके घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता से जुड़े हुए कई स्थल या साइट पाए गए। इस कारण से आगे चलकर जो इतिहासकार हैं इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देने लगे। उसी तरीके से पुरातत्व विज्ञान में एक और परंपरा है कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति में किस धातु का इस्तेमाल व्यापक तौर पे या ज़्यादा हुआ है तो उस सभ्यता का नामकरण उस धातु के नाम पर भी कर दिया जाता है। जैसे ताम्र संस्कृति, पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति। पाषाण संस्कृति यानी उस समय पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था औजार बनाने के लिए। ताम्र संस्कृति यानी औजार बनाने में तांबे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। ताम्र पाषाण संस्कृति यानी तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हुआ। परंतु हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें जो हमको टूल्स यानी औजार और जो वेपन्स या हथियार जो मिले हैं वो मुख्यतः उसमें जो सर्वाधिक संख्या पाई गई है वो ब्रॉन्ज की है, कांसे की है। कांसा एक धातु है जो कॉपर और टीन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक टूल्स मिले हैं वो कांसे के हैं, इसलिए कई इतिहासकार इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सभ्यता का कि वह किस काल खंड से जुड़ी हुई है। मोटे तौर पर अगर हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को देखें तो इसका कालक्रम 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। परंतु जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कई तरह के अपने अध्ययन के माध्यम से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के संबंध में। यहाँ आप कुछ विचारों को देख सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से इसके कालक्रम को अपने तरीके से निर्धारित करने का प्रयास किया है। आप निश्चित तौर पर इसे आप याद रखेंगे, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं। परंतु कोई भी सभ्यता जो होती है जब वह प्रारंभ होती है यानी जब उसका स्टार्ट होता है तो वह अपने विकास यानी डेवलपमेंट के पीक पर नहीं होती है, अपने उच्चतम स्तर पर नहीं होती है। कोई भी सभ्यता जो होती है वो उसका जो विकास है वो मुख्य रूप से 3 चरण में होता है। वह पहले प्रारंभिक अवस्था में होती है, उसके बाद वह विकास के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है जहां से अब आगे वह विकास नहीं करती है, वहां से बल्कि वो अवसान की ओर दैट मीन्स डाउनफॉल की ओर वापस होती है, यानी वो उसका पतन हो जाता है। तो इस तरीके से भी विकास की अवस्था या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को हम 3 भाग में बांटते हैं। आप आरंभिक हड़प्पा, अर्ली हड़प्पन, विकसित हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये 3 भाग में हम इसे बांटते हैं। परंतु जो इस पुस्तक में हम मुख्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं वो हमें विकसित हड़प्पा के बारे में पढ़ना है, जिसका काल मोटे तौर पे 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में रखा गया है। ये विकसित हड़प्पा का अवधि है, यानी 2600 ईस्वी पूर्व से पहले यानी 3000 से लगभग लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक ये आरंभिक हड़प्पा का काल हुआ। 1900 से 1750 तक परवर्ती हड़प्पा का काल हुआ, क्योंकि 1750 के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र और उसके विस्तार की, दैट मीन्स लोकेशन और एरिया, तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान जो पाकिस्तान देश है और भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा, इस क्षेत्र में फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया आपको है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत का और पाकिस्तान का सीमा है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इस साइड में यानी भारत के हिस्से में
कुछ आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, वही आपको पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो असल में आज पाकिस्तान में चले गए हैं, आप और भी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और सिंधु नदी घाटी अगर हम इसे कहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंधु नदी घाटी का ये सिंधु नदी का ये पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है। ये इसकी सब सहायक नदियाँ हैं, ये सब सहायक नदियाँ हैं और आप देखिए इसी के इर्द गिर्द आपको सारे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं मांडा, उत्तर में ये मांडा तक, उसके बाद नर्मदा नदी जो कि गुजरात के पास है, यहाँ के एक जगह का नाम है भगत राव, यहाँ तक यानी दक्षिण में नर्मदा नदी तक। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नाम का एक जगह है, आपको पूरब में वहाँ तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये मकरान तट है, यहाँ तक आपको बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, यहाँ तक आपको इसका विस्तार था। आप देख सकते हैं काफ़ी ये लंबा एरिया है। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता जो है लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। अगर आप इसके विस्तार को देखना चाहें, नॉर्थ में आप जम्मू में और इधर यूपी में आलमगीरपुर, दक्षिण में चले जाएं तो नर्मदा नदी के भगत राव एक जगह का नाम है वहाँ तक, और यहाँ सुतका गेंडोर तक। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी तक जितनी खुदाई हो पाई है हड़प्पा सभ्यता की, लगभग आपको 1000 से ज़्यादा के स्थल खोजे जा चुके हैं, परंतु अभी इनमें जो महत्वपूर्ण नगर जिसको हम कहते हैं, टाउन जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो 6 हैं। तो जैसे हड़प्पा, आपको अब इसमें ध्यान देना होगा ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। जैसे हड़प्पा किस देश में, पाकिस्तान में, किस राज्य में, पंजाब में, किस ज़िले में, मोंटगमरी में, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। उसी तरह से मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, लड़काना जिला, सिंधु नदी के किनारे। एक महत्वपूर्ण बात, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बिहार बोर्ड में। इस तरीके से आपको ये चनहुदड़ो है, काली बंगन है, इसको आप याद रखें। काली बंगन का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल ये भारत में आता है आपको, और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार बिहार बोर्ड में। उसी तरह से बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में। ये 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थल हैं जो इन्हें आपको याद रखना चाहिए। कौन स्थल हैं, कहाँ पे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये मोटे तौर पर सभ्यता के नामकरण, सभ्यता के बारे में कैसे जानते हैं, सभ्यता का क्षेत्र, उसका विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हमारी जानकारी हो गई। और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको NCERT किताबों में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि जो बातें आपको जाननी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, तो वो मैं वीडियो में इंक्लूड करता जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम लोग फोकस्ड रहेंगे NCERT के पैटर्न पर ही, ताकि आपको बातें सही तरीके से समझ में आए। बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है, निश्चित तौर पर आप इस किताब को पढ़िए, आपको बिल्कुल ही रुचि भी जगेगी, आपका इंटरेस्ट भी आएगा, और आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। किसी भी सभ्यता के बारे में या इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो किसी भी कालखंड के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस समय के लोगों के जीवन की अर्थव्यवस्था, उस समय समाज की स्थिति, उस समय राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। असल में इतिहास में मनुष्य के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं और उन्होंने वो उपलब्धियां कैसे हासिल की, इसी का ज्ञान हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो वर्तमान है, यह वर्तमान आखिर कैसे है, ये किस तरह के अतीत से गुजरा हुआ है। तो आज भी मानव के जीवन में जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो उनका सांस्कृतिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है। तो हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, और आगे जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, उम्मीद है इसमें और भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी।
तो अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात तो पहले ये कि आखिर उस समय के लोग जीते कैसे थे, यानी क्या काम करते थे। सब्सिस्टेंट स्ट्रेटेजी, निर्वाह के तरीके, वो अपने जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। आज तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आज के तरीके आपको, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई नेता है, कोई शिक्षक है, वगैरह वगैरह। तो आखिर उस समय लोग क्या काम करते थे। तो उस समय जो निर्वाह के तरीके थे वो महत्वपूर्ण रूप से 3 थे। पहला तो कृषि, वो आज भी आप अपने देश में देख लीजिए, लगभग 60% लोग जो हैं वो अभी भी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। पशुपालन, ये आज भी एक महत्वपूर्ण हमारा निर्वाह का तरीका है। और तो और शिकार, अभी भी जो जंगली इलाकों में, यानी जो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिकार उनका जीवन निर्वाह का तरीका है। तो ये उस समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्वाह के तरीके थे। लेकिन सवाल उठता है कि इन चीज़ों को हम जानते कैसे हैं। तो चलिए, उस समय के कृषि कैसी होती थी, आखिर कृषि के लिए किस तरह के औजार, कौन से फसल उपजाए जाते थे, इन सब बातों को जानने का प्रयास किया जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कृषि प्रौद्योगिकी में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम उस समय के कृषि के साक्ष्य के बारे में कैसे जानते हैं, यानी कृषि होती थी उसके साक्ष्य कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग खेती करते होंगे। तो सबसे पहला तो ये कि हमें कुछ अनाज के दाने मिले हैं, ग्रेन्स, जैसे कि गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, ये सब हमें मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय लोग इसकी खेती किया करते होंगे। उसी तरह से बाजरा के दाने गुजरात से मिले हुए हैं। चावल मिला है परंतु बहुत ही कम मात्रा में। और मुहरे और मृण मूर्तियाँ, सिल एंड टेराकोटा, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी के जो बने हुए आपको मूर्तियाँ हैं उन्हें हम मृण मूर्ति या टेराकोटा कहते हैं। तो देखिए, मुहरों पर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में ही देखा था, हमें एक बैल दिखाई दे रहा था, वृषभ, और उस वृषभ को देखकर हमें अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल खेती के काम में होता था। हाल के वर्षों तक हमारे देश में भी, या कहीं कहीं अभी भी, जहाँ ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, अभी भी बैल का इस्तेमाल खेती में होता है। उसी तरह से यह हम अनुमान लगाते हैं कि इन मृण मूर्तियों का, यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, आप अपने पुस्तक में यानी बुक में देखेंगे, आपको उसमें एक बैल का चित्र दिखाई देगा। तो ये देखने से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस समय लोग इनका इस्तेमाल खेती के लिए करते होंगे। और तो और हमें हल के मॉडल्स, प्रतिरूप, टेराकोटा मॉडल, यानी मिट्टी के बने हुए हल के खिलौने मिले हैं। इन खिलौनों से भी हमें पता चलता है आखिर अगर हल नहीं था तो खेती नहीं होगा। हल के आकृति मिलना, इसका मतलब उन्हें हल का ज्ञान था, और हल आखिर किस इस्तेमाल में आता होगा, खेती के इस्तेमाल में आता होगा। तो मिट्टी के जो बने हुए मॉडल्स हैं, हल के जो मॉडल्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं खेती करते थे। उसी तरह से जूते हुए खेत, ऐसे खेत के हमें नमूने मिले हैं, और खासकर काली बंगन से, याद रखेंगे ये MCQ बन सकता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सवाल आपको UPSC तक पूछे गए हैं। तो ये काली बंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य से पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस समय के लोग खेती का काम किया करते थे। कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल निश्चित तौर पर खेती में ही हो सकता है। आप इसके जो चित्र हैं, जो पिक्चर्स हैं, निश्चित रूप से आप अपने किताब में खोजिए, ढूंढिए, देखिए, कुछ सीखिए। सारा कुछ वीडियो पर डिपेंड मत कीजिए, थोड़ा सा खुद से मेहनत करेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह बताते हैं कि उस समय लोग सिंचाई का कार्य करते होंगे। चूँकि सिंधु सभ्यता जो क्षेत्र है वो असल में अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। अर्धशुष्क क्षेत्र में सिंचाई के साधन कृत्रिम रूप से अवश्य विकसित करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अर्धशुष्क क्षेत्र में पानी की उतनी बहुतायत नहीं होती जिससे कि सिंचाई का कार्य आसानी से हो जाए। तो हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपको सोरतुघई, एक अफगानिस्तान में जगह है, वहाँ से हमको नहर के साक्ष्य मिले हैं। ये सारे आप MCQ बनेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसी तरह से कुएं के साक्ष्य हमें मिले हैं। धौलावीरा जो एक महत्वपूर्ण शहर है सिंधु सभ्यता का, यहाँ से हमको जल संचय के लिए, यानी वो वाटर रिजर्वायर्स जहाँ पे हम जल को संग्रह कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, उसके साक्ष्य हमको मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे साक्ष्य बताते हैं कि उस समय लोगों का जो मुख्य काम था वो कृषि था। उसी तरह से पशुपालन के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है।
हमें कई तरह के हड्डियां मिली हैं, जैसे भेड़ों की, बकरियों की, भैंस की, सूअर की। ये हड्डियां निश्चित तौर पे पालतू जानवरों की हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय लोग जानवरों को पालतू बनाना बहुत बेहतर तरीके से जान चुके थे और कहीं ना कहीं पशुपालन उनके जीवन निर्वाह के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू था। उसी तरह से कुछ ऐसी भी जानवरों की हड्डियां मिली हैं जो असल में जंगली जानवर थे, जैसे जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल। निश्चित तौर पर इन जानवरों का आखिर हड्डियां मिलने की जो बातें हैं, इससे लगता है कि इनका शिकार किया गया होगा। फिर मछलियों की, पक्षियों की हड्डियां मिली हैं। शिकार के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वो या तो स्वयं शिकार करते होंगे या उनके आसपास कुछ ऐसे वर्ग रहे होंगे जो उनसे वो शिकार का मांस प्राप्त करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनका शिकार का भी एक ऐसा साधन था जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। निर्वाह के तरीकों को जानना या प्राचीन समय के जो अर्थव्यवस्था है, जो वनस्पति है, जो हमें हड्डियां मिलती हैं, जो हम जानवरों के बारे में पता लगाते हैं, उसको जानने के लिए दो तरह का अपना एक अलग विज्ञान है। इसमें हम देखेंगे, चूंकि पुरातत्व विज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। और पुरातत्व विज्ञान कहीं ना कहीं अपनी जानकारियों के लिए अन्य विज्ञानों से भी मदद लेता है। जैसे पूरा वनस्पति विज्ञान, आर्कियोबॉटनिस्ट, ये लोग उस समय के जो अनाज के दाने मिलते हैं या कुछ ऐसी पत्तियां मिलती हैं, कोई फसल मिलती है, कोई लकड़ियां मिलती हैं, तो ये उसका अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि ये किस प्रजाति का है, क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस आधार पर पूरा वनस्पति विज्ञान जो है हमें प्राचीन समय के अनाज